नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं भाऊ तोरसेकर, जाने माने पत्रकार, पूर्व संपादक मार्मिक, कई पुस्तकों के लेखक, चिंतक, मनीषी। भाऊ, आपका बहुत स्वागत है। भाऊ, आज हम जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो है मुंबई में जो परसों एक घटना घटी है कांदिवली में। एक नेवी के पूर्व अफसर के साथ इसलिए शिवसेना के गुंडों ने मारपीट की क्योंकि उन्होंने एक व्हाट्सएप पर आए कार्टून को फॉरवर्ड कर दिया था या लाइक कर दिया था। सैनिकों के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ देश में इस तरीके से दिन दहाड़े मारपीट, और उस पर भी उनको खड़े ही खड़े पुलिस थाने से जमानत मिल जाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पूर्व सैनिकों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसकी कड़ी निंदा की। राजनाथ सिंह ने पूर्व नवल ऑफिसर मदन शर्मा से बातचीत भी की, उनको ढाढ़स दिया। लेकिन महाराष्ट्र में ही एक पूर्व रक्षा मंत्री भी रहते हैं, शरद पवार। शरद पवार ने इस मारपीट पर अपनी जबान तक नहीं खोली है। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देख रहे हैं भाऊ? नहीं, मुझे बहुत अजीब लगा ये सब, क्योंकि शिवसेना का उस समय का जो मुखपत्र था मार्मिक, उसका मैं 4 साल संपादक रहा हूँ। बाला साहब से उस समय तो समझो हर दिन भेंट होती थी। उसके बाद भी अच्छे खासे 15 साल हर महीने उनसे बातें होती थी। वो बुलाते थे, बात करते थे दुनिया में क्या चल रहा है। तो मुझे अजीब लगा ये सब। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी शिवसेना है। ये कौन सी शिवसेना है? जो बाला साहब होते थे तो 50 साल लोगों ने जो शिवसेना देखी है, ये शिवसेना है नहीं, बिल्कुल है नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। बाला साहब की बात आपको एक कर दो, ये लोग आज के जो खुद को शिवसैनिक बोलते हैं उनको शिवसेना ही मालूम नहीं है। उनको जी। शिवसैनिक क्या होता है मालूम नहीं है। हाँ, ठीक है, वो जो करते हैं उनके पास बैज है। जैसे आज के कांग्रेस वालों के पास हम ही कांग्रेस वाले हैं और 150 साल से हम ही देश को स्वतंत्र किया बोलते हैं। उनको भी कहाँ मालूम है वो कांग्रेस क्या है, उनको जी। कहाँ मालूम है। उसी ढंग से आज जो किसी को मारपीट करते हैं, धमकियां देते हैं, उनको क्या मालूम है शिवसेना क्या है। इसके बारे में मैंने बहुत सारे मराठी में वीडियो बनाए हैं कि कोरोना में शिवसेना के हाथ में अगर सत्ता थी तो इससे ज्यादा सेफ मुंबई कभी हो ही नहीं सकती थी। क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट ये शब्द ही किसी को मालूम नहीं था, यानी उसका इस्तेमाल हो नहीं रहा था, कोई सिस्टम नहीं खड़ी थी, उस वक्त की डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब शिवसेना था। यानी कहीं भी कोई संकट आ जाए मुंबई में, मुंबई के आसपास, महाराष्ट्र में, तो वहां दौड़कर जाते थे, उसको शिवसैनिक बोलते थे। और उनको बाला साहब ऑर्डर भी नहीं देते थे, वो अपने आते थे। तो बाला साहब ने जो शिवसेना बनाई वो थी। अब इनको कहां मालूम है, अब हिंदुत्व बोलेंगे, इनको कहां मालूम है हिंदुत्व में शिवसेना कहां चली गई। मराठी अस्मिता से शिवसेना हिंदुत्व क्यों बन गई, कैसे बन गई, इनको मालूम है। ये जो बातें लंबी लंबी छोड़ते बैठते हैं, तो उनके हाथ में सामना है, ठीक है, कोई पार्टी की कोई पोस्ट उनके पास होती है, लेकिन शिवसेना तो कम से कम मालूम होनी चाहिए। आप देखिए, जिनकी अच्छी उम्र कांग्रेस में चली गई, वो प्रियंका चतुर्वेदी अब शिवसेना की भूमिका आपको समझाएगी, तो मतलब समझो कि शिवसेना क्या है। असल जो शिवसैनिक है उनको मालूम नहीं शिवसेना क्या है। कांग्रेस से आई हुई प्रियंका चतुर्वेदी शिवसैनिकों को बताएगी कि शिवसेना क्या है। तो इसमें आपको समझ में आता है कि ये शिवसेना वो नहीं है जो बाला साहब ने शुरू की थी। हिंदुत्व की बात शिवसेना ने कहां से ली? उस समय कुछ कम्युनिस्ट नेता थे,
वो शिवसेना को कम्युनिस्ट बनाने निकले थे, मातोश्री पर जाकर बाला साहब को मार्क्सवाद समझाते थे, मार्क्सिज्म। उसी समय रविंद्र म्हात्रे नाम के हमारे डिप्लोमेट थे ब्रिटेन में, उनकी हत्या हो गई। कश्मीर के कुछ छुपे हुए वहां लोग थे, कश्मीरी दहशतगर्द हम बोल सकते हैं, उन्होंने हत्या की। तो बाला साहब को बहुत गुस्सा आया था। एक तो मराठी थे और देश के थे, भारत के थे, तो उन्होंने हिंदुत्व मानने वाली जो संगठनाएं थी उनको इकट्ठा किया उस समय और बोले हम कुछ करेंगे, हिंदुत्व हिंदुत्व पर राजनीति करेंगे। तो बाकी कुछ हुआ नहीं, आरएसएस हुआ, कोई हिंदू परिषद उनका, लेकिन शिवसेना तो हिंदुत्ववादी बन गए। वहां से शिवसेना हिंदुत्ववादी बनी है, ये जिनको मालूम नहीं हो आज शिवसेना चला रहे। तो अचानक से अयोध्या में जाके शिवसेना हिंदुत्ववादी नहीं बनी थी, उसके पीछे कुछ कारण था। रविंद्र म्हात्रे मराठी है फिर भी हिंदू है, और उस पर भारतीय होके भी हमला होकर मारा गया है, तो उसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, पूरे देश को इकट्ठा होना पड़ेगा, ये भूमिका थी उनकी। और आज ये देखो ये क्या चल रहा है, कार्टून से बाला साहब के कार्टून तो बड़े बड़े निकले थे। आपको याद होगा वो बार बार एक कार्टून आज भी दिखाया जाता है, के लक्ष्मण ने उनका एक कार्टून बनाया था, प्रमोद महाजन उनसे मिलने गए हैं और बाला साहब किसी आसन पर बैठे और सामने एक छोटा स्टूल है, टेबल है, उस पर पांव रखे बैठे और प्रमोद महाजन को बोल रहे हैव अ सीट, बैठिए। तो बैठेंगे कहाँ, इतनी खुद बाला साहब की मजाक आरके लक्ष्मण ने उड़ाई थी। जी, तो बाला साहब ने जाके उनको पीटा था। बाला साहब के कार्टून बहुत लोगों ने निकाले, इतनी ही बात नहीं थी तो शिवसेना के एक वर्धापन दिन में आरके लक्ष्मण को ही इन्होंने इनवाइट किया था। वो बाला साहब थे, वो शिवसेना थी। ये कार्टून से डरने लगे, ये कार्टून से डरने लगे। ये कैसा स्वाभिमान है, ये मेरी समझ में नहीं आता। और आप किस पर निकाल रहे, एक रिटायर हो गए बुढ़े नेवल ऑफिसर पर, ये तो बिल्कुल शर्मनाक बात थी, बिल्कुल शर्मनाक बात थी। और भाऊ तो शिवसेना है ही नहीं, है ही नहीं। भाऊ जो कंगना रनौत कह रही थी कि ये पीओके लगने लगा है, फिर तो वो सही कह रही थी। नहीं नहीं, मुझे वही लगता है कि आप शिवसेना के आदेश देने वाली कंगना होगी क्या। और शिवसेना के स्लोगन थी 4 साल पहले चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में, करून दाखवलं, करके दिखाया, करके दिखाया, ये स्लोगन थी उनकी, करून दाखवलं। तो कंगना बोलेगी तो हम सच करके दिखाएंगे, कंगना बोलते थे करून दाखवलं। जो कुछ उन्होंने किया है उसका मतलब क्या है, पीओके में जो होता है तो अब तक बंबई में कभी हुआ नहीं था, मुंबई में, लेकिन इन्होंने करके दिखाया। क्या होता है पीओके में, पीओके में वहां के जो बेचारे गरीब कश्मीरी नागरिक है उन पर हमले होते हैं। वो अगर अपनी आवाज उठाने की कोशिश करेंगे तो उसको दबा देंगे। वहां जो घुसे हुए अफगानी तालिबानी जो कुछ है वो कश्मीरियों को दादागिरी करते हैं पीओके में। और वहां की पुलिस और आर्मी बाहर के जो तालिबानी है उनको साथ देती है। तो मुंबई में क्या अलग हुआ है, मुंबई में क्या अलग हुआ है। तो कंगना तो सिर्फ बोल गई थी, गुस्से में बोल गई थी, लेकिन इन्होंने उसको सच मान लिया कि आपको मुंबई का पीओके करना है, कर दिखाया, करून दाखवलं। अजीब लगता है। और अभी भी 2 दिन हो गए उस पर पार्टी के प्रमुख एक शब्द नहीं बोले हैं कि भाई ये गलती हो गई। और गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता, छोटा नहीं होता, झुकने से कोई छोटा नहीं होता। खुद बाला साहब की आपको बात बता दूं, एक जब उनकी सत्ता थी 95-97 में वगैरह, तो पीएल देशपांडे, पूले देशपांडे जो मराठी के बड़े साहित्यिक थे, उन पर उन्होंने कमेंट की थी, मजाक किया था, उस पर बहुत बड़ा माहौल हो गया।
कुछ महीने बाद बाला साहब पुणे गए थे, जहां फूले देशपांडे रहते थे, तो उनके घर गए। उस समय फूले देशपांडे बहुत बीमार थे, बोल भी नहीं पाते थे। तो उनसे मिलकर बाला साहब साष्टांग उनको प्रणिपात किए थे, पूरे उनके पांव पर सर रखा था। तो इसलिए बाला साहब छोटे नहीं हो गए थे, बड़े हो गए थे। और उनको जब पूछा गया तो बोले क्या करेंगे, वो तो पिताजी ऐसे उम्र से बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग है, उनके सर पर पांव रखा तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, वो बड़े हैं तो उनके सर पर पांव पर सर रख के मैं बड़ा हो जाता हूं। यही बाला साहब ने कहा था। ये इनको कोई समझा, इनको बाला साहब भी पता नहीं है क्या थे। और पीओके का मतलब भी आप दूसरा एक है, आपको जी मूछे वाला अभिनंदन वर्धमान याद आता है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने दिखाया कि पीओके से मुंबई बड़ी भयंकर है, वर्स्ट है। पुलवामा के बाद जब हमने एयर स्ट्राइक किया था, हवाई हमला किया था बालाकोट पर, जी उस वक्त हमारा एक हवाई जहाज जो अभिनंदन वर्धमान उड़ा रहा था, वो पाकिस्तान ने मिसाइल दागकर गिरा दिया था। तो उसके जी मैं उसमें से निकला हुआ अभिनंदन वर्धमान जो पायलट था उसका, वो पीओके में ही गिर गया था। तो उसको गांव वालों ने पकड़ा, आर्मी ने उसका कब्जा ले लिया। लेकिन 2 या 3 दिन में उसको पूरी ढंग से वाघा बॉर्डर पर हमारे हवाले किया था। सम्मान के साथ किया था। ये जो कांदिवली के शिवसैनिक को क्या बताना चाहते कि हम पाकिस्तानियों जैसे नरम नहीं है। अगर हम होते पीओके मध्ये हम जैसे तो हम अभिनंदन को भी मार देते। यही बता रहे हो आप? क्या बता रहे, क्या बता क्या रहे कि अभिनंदन इंटरनेशनल लॉ है, कानून है, वो इंटरनेशनल हर कानून तो पाकिस्तानी पालते नहीं है, लेकिन इसमें तो उन्होंने कम से कम किया था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर्वजीत का जो पाकिस्तानी जेल में मारा गया, सर्वजीत, वो जो क्रिमिनल होते हैं उन्होंने मारा था। तो ये नेवल अफसर को मारकर क्या बता रहे, हम तो पाकिस्तानी आर्मी या पुलिस भी नहीं है, हम तो पाकिस्तानी जेल के क्रिमिनल है। क्या बताना चाहते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और ये तो शिवसेना है ही नहीं। अभी मैं मानता हूं कि उस पर चर्चा करना गलत है कि शिवसेना ने क्या, ये शिवसेना है ही नहीं, ये कुछ और है। और भाऊ, इसका कितना बड़ा खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। नहीं नहीं, उनको तो खामियाजा भरना पड़ेगा, ये बात ही छोड़ दो। होने वाला अब पाव किसके छुए कुछ बोले उसमें कोई मतलब नहीं, इनको तो खामियाजा भरना ही पड़ेगा, भरना पड़ेगा। एक बात आपको समझा देता हूं कि जी जी आपको याद होगा, शायद 1.5-2 साल पुरानी बात है, बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो इनके जी हाँ जैसी गुस्से में और अहंकार में लिप्त थी कि हर जगह उसको बीजेपी दिखाई देती थी और गालियां देती थी। एक गांव से उनकी गाड़ियां, उनका कहलकट जा रहा था, तो गांव में कुछ 50 लोग 40 लोग खड़े थे। उसमें से कुछ लोगों ने जय श्री राम बोला। अभी जय श्री राम बोलने जी में क्या क्या बड़ी बात थी, तृणमूल के टीएमसी के खिलाफ तो नहीं बोले। जी फिर जी भी ममता ने गाड़ी रोक दी, वो चीफ मिनिस्टर थी, गाड़ी रोक दी। फिर वो पुलिस, हम सब बाकी की गाड़ी के लोग उतरे, पुलिस उतरे, और वो झगड़ा करने लगी गांव वालों से। वो तो ऑर्डिनरी गांव वाले थे। बोले एक एक को बिल्कुल जेल में डाल दूंगी, तुम क्या समझते हो, पीटूंगी मैं तुम्हें, अंदर डाल दूंगी, अरेस्ट कर दूंगी। क्या क्या बोले, क्लिप आपने देखा होगा, हर चैनल पर फैल गया। बिल्कुल बिल्कुल। खामियाजा क्या हुआ आपको पता है? 2014 में बंगाल में 32 में 22 सीटें लोकसभा की तृणमूल ने अकेले के बलबूते पर जीती थी। जी जी बीजेपी को उस समय 4 लोकसभा की सीटें मिली थी। ये जो श्रीराम के घोषणा हुई
और उसके बाद जो ममता ने तमाशा किया और बातें भी चलती थी, लेकिन ये तो बहुत पूरे देश में फैल गई। लोकसभा का चुनाव हुआ, रिजल्ट आए, क्या हुआ? ममता 32 से 22 तक आ गई, बीजेपी 4 से 16 तक पहुंच गई, 18 18 तक पहुंच गई। अब मुझे बताइए कि इन्हें मिला क्या, ममता को मिला क्या? गुस्से ने ये तमाशा जो करते हैं उससे उनका ही नुकसान हो गया। तो शिवसेना का खामियाजा क्या है ये मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप समझ सकते, आप तो पत्रकार है, आम आदमी भी समझ सकता है, आम इंसान समझ सकता है कि इससे कितना बड़ा शिवसेना का नुकसान हो गया है। होने वाला नहीं बोल रहा है, हो गया है। क्योंकि अब देखिए कल ये घटना के बाद महाराष्ट्र जो भूतपूर्व सैनिकों का संगठन है, माजी सैनिक संगठन, उसके जो महाराष्ट्र चैप्टर के प्रमुख है ब्रिगेडियर सुधीर सावंत, वो निकल आए मदन शर्मा से मिलने, नेवल ऑफिसर मदन शर्मा से मिलने आए और उन्होंने बोला कि हम इस पर आंदोलन करेंगे, इस पर बड़ी कड़वी एक्शन होनी चाहिए, कड़ी एक्शन होनी चाहिए। वो सुधीर सावंत कौन है आपको मालूम है? वो तो ब्रिगेडियर है, बात अलग है। वो भी भूतपूर्व एमपी है कांग्रेस के, कोंकण से वो एमपी थे, 91 में चुनकर आए थे और वो कट्टर आरएसएस विरोधी है, वो कट्टर बीजेपी विरोधी है। सोशल प्रोग्राम हो या पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, वो बड़ी कड़वी भाषा में बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन शिवसेना ने उनको कहां लाके खड़ा कर दिया? देखो, बीजेपी मदन शर्मा के लिए धरना देकर बैठी थी और उसी साइड में सुधीर सावंत को लाके खड़ा कर दिया। जी ये खामियाजा आप समझ रहे कि आप जो बीजेपी के लोग नहीं है उनको भी बीजेपी के साथ लाकर खड़ा कर देते। इसको मैं पॉलिटिक्स नहीं मानता। पॉलिटिक्स में एक बात होती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ने चाहिए, इस ढंग से कुछ करो। आप तो हर आदमी को तोड़ते जा रहे हो। अपने कंगना का जो सब घर तोड़ा, ऑफिस तोड़ा, जो कुछ नाटक किया, उससे मुंबई में हिंदी भाषी तो गुस्से में आ गए कि बोले कल हम तक, अगर कंगना इतनी सेलिब्रिटी होकर भी हो रहा है तो हम तो आम आदमी हैं, कोई प्याज बेचते, आलू बेचते, सब्जी बेचते, कुछ और ठेला लगाते हैं, ये हमारा क्या करेंगे? पहले से वो तो शिवसेना पर आरोप ही कि ये उत्तर भारतीयों को मारते हैं। अब आप जाके सेलिब्रिटी को मारने लगे या तोड़ने लगे उसका घर और मदन शर्मा पर हमला करने लगे, तो पूरा का पूरा मुंबई का हिंदी भाषी तो इनके खिलाफ हो गया। अब ठीक है, कोई 4 लोग टीवी पर आकर पांडे खांडे को है, वो तो अभी देखिए कि शिवसेना के प्रवक्ता भी जो है वो मराठी भी नहीं है, कोई पांडे है, कोई मिश्रा है। अजीब लगता है, ये कौन है, कहां से आए? जी लेकिन ये आपको वोट नहीं देने वाले। और मराठी जो लोग है बहुत सारे, देखो इतने सालों से मुंबई में हिंदी भाषा चलती आई, किसी ने, आप मुझे बोलिए कि दिल्ली में आपने कभी मराठी देखी है या तब तमिल देखी है? कोलकाता में बिगर बंगाली कोई भाषा चलती है? चेन्नई में मराठी या हिंदी चलती है? नहीं चलती। फिर भी हम लोगों ने टॉलरेंस दिखाया, इसको मराठी बोलते हैं। बिल्कुल। तो ये जो हुआ है वो बिल्कुल, और आप जब शक होता है मन में, उस शक में अब आप कुछ डाल जाओ तो आपका खामियाजा भरना पड़ेगा। लेकिन आप एक बात समझ लो कि खामियाजा सिर्फ शिवसेना का नहीं होने वाला है, भरने वाला है। खामियाजा कांग्रेस और राष्ट्रीय एनसीपी को भरना पड़ेगा। जी वही मैं कह रहा था भाऊ के पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार शर्मनाक तरीके से इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधे हुए हैं और कांग्रेस की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। देखिए, सत्ता के लाचार लोग होते और पवार साहब तो उसमें सबसे ज्यादा माहिर है। आपको याद होगा 99 में इन्होंने
कांग्रेस पार्टी छोड़ी या उनको निकाला गया वो बात छोड़ दो, लेकिन उन्होंने अलग पार्टी बनाई कि सोनिया जी दूसरे देश की है, वो भारतीय नहीं है, तो वो कैसे प्राइम मिनिस्टर बन सकती है करके। और 6 महीने में महाराष्ट्र में उन्होंने उसी पार्टी से मिलकर सरकार बनाई थी। तो कुछ मिलता है तो उसके लिए उनको शर्म नहीं आती। आप शर्म की बात क्यों करते हो? शर्म की बात उनके लिए होती है जो स्वाभिमान वगैरह रखते। पवार साहब ऐसे नहीं, पवार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्योंकि पवार साहब ने 2 महीने पहले बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे, तो उन्होंने बोला था कि भाजपा और शिवसेना इनको अलग करने के लिए मैं 5 साल से काम कर रहा हूं। 2014 में अगर भाजपा का सपोर्ट किया था तो इसलिए किया था कि शिवसेना उनसे दूर जाए, टूटे, और आगे चलकर 2 कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार बनाए। इसके लिए मैंने 5 साल से काम किया था, मेहनत की थी, प्लान किया था। तो पवार साहब, आप दिल्ली वाले, अभी वो पार्लियामेंट के सेशन के लिए आए, तो आप दिल्ली वाले उनसे पूछे कि क्या मुंबई में जिस ढंग से कारोबार चल रहा है उसके लिए वो कितने साल से प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि भाई नेवल ऑफिसर को मारो, कंगना का घर तोड़ो। इसके लिए आप 6 साल 7 साल से प्लानिंग कर रहे थे, नहीं तो चुप क्यों बैठे हो? कंगना का घर तोड़ा, उसके बारे में उन्होंने बोल दिया कि ये होने की जरूरत नहीं थी, उसको दूसरे के हाथ में हम कोई संधि क्यों दे, उनको चांस क्यों दे। लेकिन इसके बारे में अभी नहीं बोले। लेकिन उनको पता चल गया है कि इसका तो बड़ा भारी नुकसान होगा, और जितना चुप बैठेंगे उतनी कीमत उनको भरनी पड़ेगी। अब जो मैंने बोला कि ममता का क्या हुआ, अब ममता को समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है क्योंकि देखो, बंगाल में जो बीजेपी 2014 और 2015 के 2 चुनाव में 12-13% से आगे नहीं चल रही थी जी, जब ममता को 48% वोट मिलते थे 2014 में, तब भाजपा के वोट वहां 12-13% से ज्यादा नहीं थे, वो भी मोदी के मेहरबानी से बढ़ गए थे 4-5% से, लेकिन 12-13% से आगे नहीं गए थे। लेकिन ममता ने जिस ढंग से कारोबार किया, पॉलिटिक्स किया, उससे 2019 में 40%, 40% बन गए। बिल्कुल, उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के सब वोट खींच लिए बीजेपी की तरफ, और ममता कहां आ गई? 43%। बिल्कुल, जो कुछ पॉलिटिक्स आज शिवसेना कर रही, वही तो ममता ने किया था। तो वो जो पोलराइजेशन होता है कि भाई ये लोग नहीं चाहिए तो इनको कौन हरा सकता है। अब देखिए, होता है ऐसे, पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे पार्टियों में डिवाइड होते हैं वोट, तो वो बोलते हैं कि भाई ये नहीं चाहिए, ये पार्टी नहीं चाहिए, लेकिन वो अलग अलग पार्टी में, कोई लेफ्ट फ्रंट में, कोई कांग्रेस था, कोई बीजेपी में था, या कोई और छोटे पार्टी में था। उनको ममता ने 5 साल में इतना हैरान कर दिया था, 2014 से लेकर 19 तक, कि वो सब पोलराइज होकर होकर बीजेपी के पास आ गए, क्योंकि उस वक्त लेफ्ट फ्रंट को कुछ कर नहीं थी, कांग्रेस को तो इच्छा नहीं थी। तो लोग देख रहे थे कि भाई अमित शाह और कुछ लोग मिलकर सीरियसली ममता को हराना चाहते, तो वो सब वोट यहां चले आ गए। जब कितने देखिए, 12-13% से 40%, ये छोटी बात नहीं है। तो यही तो महाराष्ट्र में होगा। अब लोग वोटर कैसे सोचता है कि अच्छा हम शिवसेना को वोट देंगे, हमको भाजपा को नहीं देना है। लेकिन अगर हम शिवसेना को देंगे तो उसका मतलब वो एनसीपी और कांग्रेस को ही चला जाएगा। अब एनसीपी के कुछ वोटर ऐसे कि जिनको शिवसेना चाहिए नहीं, बीजेपी भी नहीं चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा शिवसेना नहीं चाहिए, तो वो बोलेंगे भाई एनसीपी को दे दिया मतलब शिवसेना को दे दिया, तो एनसीपी को भी मत करके कांग्रेस, तीनों पार्टियों के खिलाफ जो वोट है वो अभी बीजेपी की तरफ पोलराइज हो गए।
तो इसका कितना बड़ा खामिया ये तीनों पार्टी को है और उसका सबसे बड़ा कितना लाभ बीजेपी को है, ये देखिए तो आप खामियाजा आपको समझ आएगा। खामियाजा जो होता है वो दूसरे का लाभ भी होता है, फायदा होता है। तो इसमें तो बीजेपी ने कुछ मेहनत की ही नहीं है, उनको तो लॉटरी लगने वाली है, कुछ किया नहीं फिर भी आ गया। लेकिन भाऊ एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो बात अभी आपने पश्चिम बंगाल के मद्देनजर कही है, ये बात राज ठाकरे को समझ में क्यों नहीं आ रही है। ये तो हाँ, अच्छा खासा ये तो अच्छा खासा मौका था उनके लिए कि वो कंगना रनावत के ऑफिस ढहाए जाने पर एक बयान ही दे देते। रामदास अठावले तो मिलने पहुंच गए, चलो मिलने नहीं जाना चाहते हो, एक बयान ही दे दो। या अभी पूर्व नवल अफसर के साथ अगर इस तरह की मारपीट हुई है, उस पर आप एक बयान दे देते, तो कितना बड़ा फायदा राज ठाकरे की पार्टी को मिल सकता था। और शिवसेना की रीति नीति में चलने वाले लोग राज ठाकरे को पसंद करते हैं, ये बात किसी से दबी छिपी नहीं है। ऐसी स्थिति में जबकि शिवसेना अपना बेस खोती जा रही है इन बेवकूफियों की वजह से, ऐसे में तो राज ठाकरे के लिए ये उर्वरा भूमि साबित हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपके हिंदी में बोलते हैं ना, जो मराठी में भी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फोक फोक कर पीता है। तो राज ठाकरे जी उस सिचुएशन में, मैंने भी उस पर मराठी में छुपा रुस्तम करके लिखा था, बोला था। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। बोलने की, बहुत बार ऐसा होता है कि बोलने की जरूरत नहीं होती। मैं देख रहा हूं मुंबई में, यानी मेरे जो, मैं तो घर के बाहर नहीं जा सकता आजकल, लेकिन जो जवान लड़के पत्रकार घूम रहे हैं, मेरे संपर्क में रहते, कि उनको कुछ मेरे मुझसे सीखना मिलता है, तो वो संपर्क में रहते, तो उनसे जो बातें निकल आती है वो मेनलाइन मीडिया में आती नहीं, मराठी में भी आती नहीं। जी तो आती है तो भी मुझे ढूंढना पड़ता है क्या हो रहा है। तो इसी 2-3 महीने में मैं देख रहा हूं कि उनकी जो पार्टी है राज ठाकरे की, मनसे, वो अपनी तरह से अपनी, यानी बोलबाला ना करते हुए काम कर रही। एक आपको बता दो, अभी देखिए महाराष्ट्र में जो बजाज फाइनेंस कंपनी है, जी से बहुत सारे रिक्शा वालों ने, ऑटो वालों ने कर्जा लिया है। जी अब कोरोना के पीरियड में वो अपना हफ्ता भी भर नहीं पा रहे, इंस्टॉलमेंट जो है, तो करेंगे क्या भाई। तो इन्होंने उस पर ध्यान दिया और जाके बजाज फाइनेंस में इनके कार्यकर्ता गए, वो खुद फोन पर बात किए और उन्होंने दिसंबर तक कोई इंस्टॉलमेंट वसूली नहीं होगी ये एश्योरेंस लेके आ गए। तो मुझे बोले 1.25 लाख से ज्यादा रिक्शा चालक है, अब वो तो उनके कार्यकर्ता गए तो दादागिरी करेंगे, वो शिवसेना के स्टाइल की है। जी जी उन्होंने जाकर गुंडागर्दी की, दादागिरी की, यही मैं मानता हूं। लेकिन किस लिए की है? 1.25 लाख से ज्यादा रिक्शा वाले जो है, ऑटो रिक्शा वाले हैं, उनके भले के लिए दादागिरी की है, गुंडागर्दी की है, लेकिन भले के लिए की। यही तो हम्म, शिवसेना थी। कोई जिस पर अन्याय होता है उसको इंसाफ देने के लिए गुंडागर्दी करने वाली होती है, वो शिवसेना थी। तो ये काम उन्होंने कर दिया। और एक बात बता दो कि जी इलेक्ट्रिसिटी के इतने बड़े भारी भारी बिल आ रहे हैं, उस पर बहुत नाराजगी है। जब कोई ऐसी बात होती थी तो उस ऑफिस में घुसो, कुछ करो, ये काम शिवसेना करती थी। अब देखो, इन्होंने खाली आवाज उठाया और अदानी कंपनी जो है उसका सीईओ राज ठाकरे को मिलने पहुंच गया। जी बीच में कहीं और कपास के बीज का प्रॉब्लम हुआ था, उस पर भी इन्होंने, छोटे छोटे गांव में, तहसील में, जिले में एमएनएस के लोग इस ढंग से शिवसेना के तरीके से काम कर रहे। तो लेकिन आज एकदम खुले आम करने की जरूरत है या नहीं, ये शायद राज ठाकरे सोच रहे, लेकिन वो दिखा रहे लोगों को
लोगों को अभी देखिए, अभी दादर जो शिवसेना का किला माना जाता है, दादर परेल या जो और इलाके, वहां कोई भी सामान्य नागरिक है, वो पहले ऐसा होता था कि शिवसेना के शाखा में चला जाता था कुछ काम है तो, अब वो लोग एमएनएस के कार्यकर्ता या कोई शाखा अध्यक्ष है उसके पास चले जाते। तो आप समझ रहे क्या हो रहा है। हाँ, वो जोरों से बात करने की जरूरत होती ही है, ऐसा मैं नहीं मानता। वो शायद क्या है कि बीच में पवार साहब ने इनका बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर दिया, फिर छोड़ दिया, बहुत सारी ऐसी बातें हुई। तो मैं मानता हूं कि शायद दूध का जला छाछ भी फूंक कर पी रहा है, लेकिन वो उनका पूरी इस पर ध्यान है, पूरा ध्यान है। उनके पार्टी की जो फिल्म की एक शाखा है एमएनएस की, उसके अमेय खोपकर है, उन्होंने कंगना के बारे में लिखा है, बोले है। जी जी। कुछ मराठी आर्टिस्ट भी बोले है, लेकिन अभी वो समय नहीं आया। ये बाला साहब होते, ध्यान में रखो। तो बाला साहब हमेशा क्या बोलते हैं, कार्टून है या मारो, ऐसा कभी बाला साहब ने नहीं किया है। वो बोलो जो कुछ हो। तो बाला साहब एक बात हमेशा बोलते थे, नहीं नहीं, उन पर टीका होगी, उनकी निंदा हुई, जो कुछ हुआ, लेकिन वो जब खड़े हो जाते थे एक हफ्ते में, 15 दिन में कभी, और बोलते थे, तो सब कुछ सफाई कर देते थे। इसलिए बोलते थे, आपके हिंदी में बोलते थे, वो हिंदी की जो कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की, एक लोहार की हथौड़ी मार दी, बात खत्म कर दी। ये मैं पहले से बोल रही, ये तो है शिवसेना नहीं, ही नहीं, क्योंकि ये सुनार जैसे टुक 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 करते बैठे हैं, हर दिन पिट 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 करते हैं ना। तो ये कहां की शिवसेना है, ये तो बाला साहब की शिवसेना है ही नहीं, ये सुनार की शिवसेना बनी है, लोहार की नहीं है। तो राज ठाकरे शायद उस समय का इंतजार कर रहे, क्योंकि उनको पक्का मालूम है। देखिए, परसेप्शन में बहुत सारे शिवसैनिक भी मानते कि ये बाला साहब जैसे बात वैसी करते, भाषण वैसा करते, इंप्रेस वैसा करते, दिखते ऐसे, तो सही समय आ गया तो वो बाहर निकलेंगे, ऐसी मेरी सोच है, मुझे मालूम कुछ नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं, देखो शेर जो होता है, वो शेर गुरगुराता नहीं है, क्योंकि जो शिकार है उसको तो सजग कर दिया जाएगा, वो अपना टाइम आने तक छुपा बैठता है, और अपने पल्ले में आ गया, टप्पे में आ गया, फिर उस पर झड़प करता है। तो शायद मेरा सोचना ऐसा है, राज ठाकरे उस समय के इंतजार में, जिस दिन शिवसेना में अंदर से थोड़ा भी गड़बड़ शुरू हो जाएगी, ये झड़प डालेगा। भाऊ और बहुत बहुत धन्यवाद। जी और जी एक बात कि जी जब जी ये होगा, तब तब उनका स्वागत करने में कंगना भी होगी। हिंदी जी भाषी जी हो गए, मराठी तो हो गए ही। आपको एक बात बता दूं, जी 6-7 साल पहले जब वो असम और रोहिंग्या की बात थी, और मुंबई में रजा अकादमी ने बड़ा दंगा फसाद किया था वीटी स्टेशन जी के हाँ जी हाँ जी सीएसटी हाँ के बाहर, तो उस वक्त सरकार ने ना बोलने पर, पुलिस ने ना बोलने पर, राज ठाकरे ने बड़ा भारी मोर्चा निकाला था। उसको अच्छा बड़ा रिस्पांस भी मिला था। जी उनके उनकी जो मोर्चा था, तो उस मोर्चे पर असम में हेडलाइनें बनी थी। तो ये शायद टाइमिंग का इंतजार करते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। मेरा जितना अभ्यास है, स्टडी है, तो मैं मानता हूं कि वो उनके कार्यकर्ता नेता जो छोटे छोटे, वो बिल्कुल शिवसेना के ढंग से काम कर रहे हैं आज, जो शिवसेना नहीं कर रही। शिवसेना आजकल ये नौदल वालों, नेवी ऑफिसर को मारने का वगैरह काम करती है, जो शिवसेना का ही नहीं। जी लेकिन जी राज ठाकरे के जो कार्यकर्ता है, उनके अनुयायी है, वो ठीक शिवसेना के ढंग से काम कर रहे, और उनका जो शेर है, वो शायद टाइम आने के इंतजार में बैठा है, और उसको उसको मालूम है। देखिए, वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट वाली फिल्म आई थी, उस वक्त तो आवाज उन्होंने उठाया था, और बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स भी डर गए थे।
तो उनको मालूम है उनकी आवाज क्या है, लेकिन वो कब बोलना ये भी जरूरी है। रोज बोलने से कुछ नहीं होता, तो असल समय पर बोलेंगे और कंगना भी उनके साथ आ जाएगी, ये मैं आज आपको बोल रहा हूं। पर भाऊ, एक सवाल और आ गया है दिमाग में और उभरता है इस जेस्चर पे। अगर आपका शीर्ष नेतृत्व अनुशासन में रहता है, सही सोच के साथ आगे बढ़ता है, तो कार्यकर्ता भी आपके अनुशासित रहते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं। शीर्ष नेतृत्व से अगर गलती होती है, आप अपनी आलोचना सहन नहीं कर पाते हैं, किसी का ऑफिस तोड़वा देते हैं, तो आपके कार्यकर्ता भी अनुशासनहीन होकर के किसी पूर्व सैन्य अधिकारी को जाकर के पीट डालते हैं। शीर्ष नेतृत्व को सही होना पड़ेगा, या होने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है अब? सोवियत यूनियन कैसे टूटा आपको याद है? जी। अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी CIA, तो 50 साल से सोवियत यूनियन दुबला करने की कोशिश कर रही थी। जो काम उनको साधा नहीं, वो गोरबाचोव ने करके दिखाया ना। लेकिन कैसे किया? वो तो पार्टी के ही प्रमुख बन गए। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसके ही चीफ बन गए और उन्होंने ही सोवियत यूनियन खत्म करके दिखाया। जी। तो सेना के एडिटर जो है प्रमुख प्रवक्ता बनकर क्या कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर शीर्ष हमें अगर दुश्मन को खत्म करना है, मेरा ख्याल है स्वामी कुछ सुब्रमण्यम स्वामी कल बोले हैं कि सामना में कोई बड़ा नया रिक्रूट आया है, ऐसे बोले। समझते हो जी उसका जी मतलब? और जी। सुब्रमण्यम स्वामी जो कुछ बोलते हैं वो इशारों इशारों में बोलते हैं। शिवसेना में नया रिक्रूट है वो बोलते हैं, उसका मतलब आप समझो। तो कुछ बातें बन गई है कि शिवसेना को अपने आप में खत्म करना है, तो शीर्ष नेतृत्व है ही नहीं। शीर्ष नेतृत्व है ही होता तो ये घटना होने से तुरंत उन दोनों, कोई शाखा प्रमुख है, उनको पार्टी से निकाल देते। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने अपने इलाके में तो वोटर्स खत्म कर दिए थे शिवसेना के। लेकिन जितनी न्यूज बनी है उससे तो महाराष्ट्र में भी शिवसेना को चाहने वाले हट गए उससे। बहुत सारे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन दादर, जिसको आप शिवसेना का किला मानते हैं मुंबई में, हम लोग मानते हैं, दुनिया मानती है कि दादर जहां शिवसेना भवन खड़ा है, वो जो दादर का एरिया है वो शिवसेना का किला है। वहां के 66 से लेकर 70-75 तक जो विभाग प्रमुख थे, पहले पहले विभाग प्रमुख थे वहां के, यानी जो शाखाएं, वो शाखाओं के ऊपर का जो दर्जा होता है वो विभाग बोलते हैं उसको, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। उनका मुझे कल फोन आया था कि जी भाऊ जी। तेरे प्रतिपक्ष पर बोल रहा हो तू, उससे तो नए लोगों को कम से कम पता चल रहा है कि हमारी शिवसेना क्या थी। तो ये पहला शिवसैनिक या शिवसेना का कोई पदाधिकारी है, वो बोल रहा है कि आज के शिवसैनिकों को शिवसेना मालूम नहीं है। बाकी की बात मैं क्या, यानी मनोहर जोशी जहां से लोकसभा लड़े थे, जहां से MLA बने थे, जहां से MLA बनकर चीफ मिनिस्टर बने थे, उस विभाग का जो विभाग प्रमुख था उस समय का, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर वो बोलता है कि ये शिवसेना शिवसेना नहीं है, तो आप समझिए कि ये प्रियंका चतुर्वेदी की शिवसेना है। जिन्होंने 50 साल से शिवसेना बनाई, उनकी ये शिवसेना ही नहीं। तो मुझे लगता है कि नेतृत्व नहीं, लीडरशिप है नहीं। एक और बात जाते जाते आपको बता दूं, जब जी तक जी। बालासाहब कंट्रोल में थे, नेतृत्व करते थे, आखिरी उनकी बीमारी थी उस वक्त, तो वो काम नहीं करते थे 5-6 साल। लेकिन 2000 तक, 2002 या समझो कुछ 2004 तक, जब तक वो शीर्ष नेतृत्व थे, तब तक शिवसेना में कोई प्रवक्ता ही नहीं था, स्पोक्स पर्सन नहीं था। हम्म। अब
हर कोई प्रवक्ता बन गया शिवसेना का, वही तो बात है। और एक बात बता दूं, उस समय जब मैं था मार्मिक का एडिटर, तो शिवसेना मुंबई ठाणे से लेकर महाराष्ट्र में जा रही थी, फैल रही थी। तो मैंने उनको बोला था कि आपके पास तो 12 लीडर है, शिवसेना ये नेता शिवसेना नेता ऐसा नहीं था, शिवसेना के सिर्फ 12 नेता थे, बाकी सब शिवसैनिक। कोई भी उठकर नेता नहीं बोला जाता था, माना नहीं जाता था। तो मैंने उस वक्त उनको बोला था कि ये ठीक है, मुंबई ठाणा इसके लिए ठीक था, लेकिन आप महाराष्ट्र में अगर फैल रहे हैं तो ये 12 नेता कंट्रोल कैसे करेगी पार्टी? आपको नेताओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो उन्होंने मुझे बड़े भारी जवाब दिया था। वो बोले कि मुझे शिवसेना चलानी है और बढ़ानी है, उसकी पीएसपी नहीं करनी। पीएसपी का मतलब प्रजा समाजवादी पार्टी थी। तो ये प्रजा समाजवादी पार्टी जो थी वो 2500 बार टूटी। हर नेता ही पार्टी का प्रमुख था, वही पार्टी था। तो उसके आगे जाकर बोले, इसका मतलब समझते हो तू? मैंने बोला क्या? तो पीएसपी में यानी समाजवादी पार्टी में हर कोई नेता होता है, अनुयायी कोई होता ही नहीं। तो इसलिए यहां नेता मैं हूं, ये 12 लोग जो है वो मेरे साथी है, बाकी सब शिवसैनिक। आज तो शिवसेना का शीर्ष नेतृत्व तो कौन, आप तो कहां से बोल रहे हो? सब लोग नेता बन गए, सब लोग प्रवक्ता बन गए। गड़बड़ वहां होती है, शीर्ष नेतृत्व तब होता है जो बोलता है वही होता है। अब तो कोई भी उठकर कुछ भी बोल रहा है। ये तो इसलिए मैंने शुरू में बोल दिया कि ये वो शिवसेना है ही नहीं। ये जो कुछ है तो है, सत्ता में बैठे एक पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टियां होती है वैसी ये पॉलिटिकल पार्टियां है, लेकिन ये शिवसेना नहीं है। क्योंकि शिवसेना जब बाला साहब की थी तब मुझे याद है कि वो अपने एमएलए एमपी या कोई मिनिस्टर नगर सेवक जो कोई हो, उससे भी ज्यादा अपने शाखा प्रमुख और अपने जो संगठन के लोग होते उन पर ज्यादा भरोसा करते थे। महाराष्ट्र में भी शिवसेना फैली तो किसी भी चंद्रपुर हो, नागपुर हो या जलगांव हो, किसी डिस्ट्रिक्ट में जो संगठन बनता था उसका प्रभारी मुंबई का ही होता था। मुंबई में वो कोई बड़ा एमएलए नहीं होगा, कोई चुनाव लड़ा नहीं होगा, लेकिन जिसने मुंबई में संगठन ऑर्गेनाइजेशन का काम किया है उसको प्रभारी बनाते थे। आज की बात ही अलग है। आज मुझे पता नहीं कौन शिवसेना का नेता है, सामना चल रहा है या शिवसेना चल रही है वो भी पता नहीं चल रहा है। तो शीर्ष नेतृत्व की बात का क्या कर रहा है ही नहीं शीर्ष नेतृत्व। भाऊ बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय निकाला आज हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, और जो घटनाएं हो रही हैं उन पर बहुत विस्तार से आपने टिप्पणी की है। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।